14 नवंबर 2021, न्यू ऑरलियंस, लुइसियाना। $40 लाख जलिस्को कार्टेल से चुराए गए पश्चिमी दुनिया के सबसे खतरनाक आपराधिक संगठनों में से एक से। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि यह काम किसी दुश्मन गैंग के सरगना ने नहीं किया था, न किसी खुफिया एजेंट ने और न ही किसी हथियारबंद डकैत ने। यह काम किया था एक साधारण बंदरगाह मजदूर ने, एक ऐसा आदमी जो साल भर में सिर्फ $42,000 कमाता था, जो हर सुबह 5 बजे उठकर काम पर जाता था, जिसके पैरों में साधारण जूते होते थे, जिसकी पीठ पर चमकीली रिफ्लेक्टिव जैकेट होती थी, जो हर शाम थका हारा घर लौटता था। एक ऐसा आदमी जो दिखने में इतना साधारण था कि लोग उसकी मौजूदगी तक महसूस नहीं करते थे। उसका नाम था कार्लोस वेगा। लेकिन सोचिए, आखिर एक साधारण मजदूर जलिस्को कार्टेल जैसे खतरनाक संगठन को कैसे लूट सकता है? कैसे उसने करोड़ों गायब कर दिए और किसी को भनक तक नहीं लगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कार्लोस वेगा आज भी जिंदा है? अगर आप इस पूरी कहानी का सच जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। तो अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। न्यू ऑरलियंस के मिसिसिपी रिवर पोर्ट पर कार्लोस ने 11 साल बिताए थे। हजारों मजदूरों में से एक जैसी वर्दी, एक जैसा काम, एक जैसी जिंदगी। यह पोर्ट हर साल 28 लाख शिपिंग कंटेनर प्रोसेस करता है। कार्लोस रोज लगभग 200 कंटेनर संभालता था। चीन से आए इलेक्ट्रॉनिक्स, जापान से कार के पार्ट्स, मेक्सिको से फल, वियतनाम से कपड़े। $42,000 की तनख्वाह थी उसकी। टैक्स कटता था, बेटी की परवरिश का खर्च अलग जाता था, एक छोटे से कमरे का किराया अलग। इतना सब देने के बाद महीने के आखिर में उसके पास बचते थे सिर्फ $300। सिर्फ $300। 11 साल की मेहनत और वफादारी का बस यही इनाम मिला था उसे। कार्लोस एक पुरानी होंडा सिविक चलाता था जो 2.5 लाख मील से ज्यादा चल चुकी थी। कार की हालत ऐसी थी कि लगता था अब कभी भी बंद हो जाएगी। हफ्ते में 4 रात वह सिर्फ चिकन ब्रेस्ट और माइक्रोवेव में गर्म की हुई ब्रोकली खाता था। इसलिए नहीं कि उसे यह खाना पसंद था, बल्कि इसलिए क्योंकि यह सस्ता था और उसे खाने के बारे में ज्यादा सोचना नहीं पड़ता था। उसके छोटे से अपार्टमेंट में फर्श पर सिर्फ एक गद्दा पड़ा था, अलमारी में 3 कमीजें टंगी थीं और दीवारें इतनी पतली थीं कि पड़ोसी के टीवी की आवाज भी साफ सुनाई देती थी। लेकिन इन सब के बावजूद कार्लोस बेवकूफ नहीं था। वह शांत था, लेकिन उसकी नजरें हमेशा चौकन्नी रहती थीं। वह उन छोटी छोटी चीजों को भी नोटिस कर लेता था जिन्हें बाकी लोग नजरअंदाज कर देते थे। नियम, रूटीन और वो छोटे छोटे बदलाव जो किसी साधारण चीज को संदिग्ध बना देते हैं। फिर 15 मार्च 2018 को जली हुई कॉफी और पुराने कागजों की गंध से भरे एक छोटे से दफ्तर में बैठे बैठे उसने कुछ ऐसा देख लिया जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। फर्क सिर्फ इतना था कि उस वक्त उसे खुद भी इसका एहसास नहीं था। न्यू ऑरलियंस का मिसिसिपी रिवर पोर्ट अमेरिका के सबसे व्यस्त बंदरगाहों में गिना जाता है। समंदर के किनारे फैला 300 एकड़ का कंक्रीट और स्टील का विशाल जंगल, जहां हर रोज हजारों कंटेनर आते जाते हैं। विशाल क्रेनें 30-30 टन वजनी कंटेनरों को ऐसे उठाती हैं जैसे वो सिर्फ खिलौने हों। चारों तरफ ट्रकों के हॉर्न, फोर्कलिफ्ट की आवाजें और डीजल इंजनों की लगातार गूंज सुनाई देती रहती है। और इस पूरे शोर और अफरा तफरी के बीच एक सिस्टम काम करता है, सिक्योरिटी का सिस्टम। यहां आने वाले माल में से लगभग 8 से 10% कंटेनरों को फिजिकल चेकिंग के लिए चुना जाता है। यह चुनाव एक एल्गोरिदम करता है। कस्टम अधिकारी, बॉर्डर सिक्योरिटी और पोर्ट अथॉरिटी के कर्मचारी मिलकर इस पूरी प्रक्रिया को संभालते हैं। लेकिन असली बात यह है कि कोई नहीं जानता अगली बार कौन सा कंटेनर खुलने वाला है। यही तो इस सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन क्या होगा अगर किसी को पहले से पता चल जाए कि कौन सा कंटेनर कभी चेक ही नहीं होगा? और सोचिए, अगर यह जानकारी किसी गलत इंसान तक पहुंच जाए तो? मार्च की उसी दोपहर ठीक 2:47 पर कार्लोस सेक्शन 7B के छोटे से दफ्तर में लोहे की मेज के सामने बैठा था। उसके सामने शिपिंग मैनिफेस्ट के कागजों का ढेर पड़ा था और वह चुपचाप आने वाले कंटेनरों के रिकॉर्ड को जांच वाले डॉक्यूमेंट से मिला रहा था। रोज का वही काम, रोज की वही कागजी कार्रवाई। लेकिन तभी उसकी नजर एक नाम पर जाकर रुक गई, अगीला एक्सपोर्ट्स। मेक्सिको के कुलियाकान में मौजूद एक कंपनी
जो हर हफ्ते कई कंटेनर भेजती थी। हर कंटेनर पर वही आम सा सामान लिखा होता, खेती में इस्तेमाल होने वाली मशीनें या फैक्ट्री के पार्ट्स। ऊपर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता था, क्योंकि कुलियाकान खुद एक खेती किसानी वाला शहर था। लेकिन एक चीज बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी। अगीला एक्सपोर्ट्स का एक भी कंटेनर कभी चेकिंग के लिए नहीं चुना गया था। कभी कभार नहीं, बहुत कम नहीं, बल्कि कभी नहीं। कार्लोस ने पिछले 2 महीनों का पूरा डेटा निकाल कर देखा। 47 कंटेनर और चेकिंग 0, जबकि बाकी मैक्सिकन कंपनियों के कंटेनर नॉर्मल रेट से चेक हो रहे थे, 8 से 10%, बिल्कुल सिस्टम के हिसाब से। 11 साल बंदरगाह पर काम करते करते कार्लोस समझ चुका था कि गड़बड़ी कैसी दिखती है। लेकिन यह सिर्फ गड़बड़ी नहीं थी, यह पूरा सेटअप था। कोई बहुत बड़ा पैसा लगा रहा था ताकि ये कंटेनर कभी न खुलें। एक पल के लिए उसने सोचा कि यह बात रिपोर्ट कर दे, लेकिन 11 साल की नौकरी ने उसे सिस्टम का असली चेहरा भी दिखा दिया था। 47 कंटेनर बिना एक भी चेकिंग के ऐसे ही नहीं निकल सकते, जब तक कई लोगों की जेबें भरी न गई हों। और इस सिस्टम में अगर आप सवाल उठाते हो तो धीरे धीरे सवाल नहीं, आप खुद समस्या बन जाते हो। बंदरगाहों पर समस्याएं अक्सर अचानक गायब हो जाती हैं, इसलिए कार्लोस ने चुपचाप स्प्रेडशीट बंद की, ब्राउजर की हिस्ट्री साफ की और घर चला गया। लेकिन उस रात भी उसका दिमाग उन्हीं कंटेनरों में उलझा रहा। आखिर उन कंटेनरों के अंदर ऐसा क्या था जिसके लिए इतने लोगों को खरीदा जा रहा था? और शायद यही सवाल आगे चलकर जलिस्को कार्टेल की सबसे बड़ी गलती बनने वाला था। 3 जून 2018 रात के 11:47। कार्लोस अपनी पुरानी होंडा सिविक में कर्मचारियों की पार्किंग में बैठा था। इंजन बंद था, खिड़कियां हल्की सी खुली थीं और वो जालीदार बाड़ के पार पूरे बंदरगाह को देख रहा था। वो घर गया था, खाना खाया था, लेकिन उसका दिमाग वहीं अटका हुआ था, इसलिए वो फिर वापस आ गया। रात के 11:52 पर एक फ्लैटबेड ट्रक अंदर आया। उस पर अगीला एक्सपोर्ट्स का कंटेनर रखा था। कार्लोस ने अपनी सस्ती दूरबीन उठाई और तभी उसने किसी ऐसे आदमी को देखा जिसे उस वक्त वहां होना ही नहीं चाहिए था। रिकार्डो फ्लोरेस, दिन की शिफ्ट में काम करने वाला कर्मचारी। उसकी ड्यूटी सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक थी और अभी लगभग आधी रात हो चुकी थी। रिकार्डो अपने निजी फोन से कंटेनर के सील नंबरों की तस्वीरें खींच रहा था। लाल कवर वाला फोन, अलग अलग एंगल से फोटो, फिर 3 मिनट की एक फोन कॉल, कुछ कागजों पर साइन, एक मुहर। कोई फिजिकल चेकिंग नहीं, सिर्फ रिकार्डो के साइन। अगले 3 हफ्तों में कार्लोस को पूरा पैटर्न समझ आने लगा। मंगलवार और बुधवार को रिकार्डो फ्लोरेस कंटेनरों को क्लियर करता था, गुरुवार और शुक्रवार को मार्को सालास और वीकेंड पर एडुआर्डो रियोस। 3 आदमी बारी बारी से काम करते हुए ताकि किसी को शक न हो। हर बार वही चीजें होती, फोटो, फोन कॉल और फिर तुरंत मंजूरी। 18 जून को कार्लोस ने मार्को का पीछा किया। वो मेटायरी के एक शॉपिंग मॉल तक पहुंचा, जहां मार्को की मुलाकात एक काली एस्केलेड से आए आदमी से हुई। गाड़ी पर जलिस्को की नंबर प्लेट थी। सिर्फ 7 मिनट की मुलाकात और फिर एक मोटा लिफाफा एक हाथ से दूसरे हाथ में चला गया। बाद में पेट्रोल पंप पर कार्लोस ने दूर से मार्को को वही लिफाफा खोलते देखा। 50 गज दूर होने के बावजूद अंदर क्या था यह साफ दिखाई दे रहा था। नकदी, ढेर सारी नकदी। उस रात कार्लोस ने तीनों के बारे में ऑनलाइन तलाश शुरू की। रिकार्डो के सोशल मीडिया पर लास वेगास ट्रिप्स की तस्वीरें थीं, महंगी व्हिस्की, ऐसे रेस्तरां जहां एक इंसान का खाना ही $200 का था। मार्को ने अपनी प्रोफाइल फोटो में $12,000 की रोलेक्स पहन रखी थी और एडुआर्डो, उसने मेटायरी में $8 लाख का घर खरीदा था, जबकि इन तीनों की सालाना सैलरी सिर्फ $82,000 थी। हिसाब कहीं से नहीं मिल रहा था। कार्लोस अब समझ चुका था कि ये लोग सिर्फ कर्मचारी नहीं थे, ये कार्टेल के लिए काम कर रहे थे। शायद हर कंटेनर पर $5,000 से $10,000 लेते थे और शायद इस खेल में और भी लोग शामिल थे। पोर्ट अधिकारी, कस्टम एजेंट, रिश्वत की छोटी छोटी किश्तों से बना पूरा नेटवर्क। अब कार्लोस को इस पूरे ऑपरेशन का तरीका समझ आ चुका था। उसे पता था कौन शामिल है, कहां कमजोरी है और सिस्टम कैसे चल रहा है। ज्यादातर लोग यहां चुप हो जाते, पीछे हट जाते, लेकिन क्या होता है,
जब लाखों डॉलर का राज ऐसे आदमी को पता चल जाए जिसके पास खोने के लिए कुछ भी न बचा हो। 12 अप्रैल 2019 रात के 9:23 कार्लोस अपने छोटे से कार्ड टेबल पर बैठा खाना खा रहा था। वही रोज वाला खाना, चिकन ब्रेस्ट, माइक्रोवेव में गर्म की हुई ब्रोकली और सफेद चावल। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर सोफिया का नाम चमक रहा था। जैसे ही उसने कॉल उठाई, उसे अपनी बेटी की धीमी रोने की आवाज सुनाई दी। वो जोर जोर से नहीं रो रही थी, बल्कि उस तरह रो रही थी जैसे कोई अंदर ही अंदर बहुत देर से दुख सह रहा हो और अब खुद को संभाल कर बात करने की कोशिश कर रहा हो। उसकी मां का बॉयफ्रेंड उसे परेशान कर रहा था। उसने साफ कह दिया था, ये मेरा घर है, अगर पसंद नहीं तो यहां से चली जाओ। और सोफिया सच में घर छोड़कर चली गई थी। वो अपनी एक दोस्त के घर थी और अपने पिता के साथ रहना चाहती थी। कार्लोस ने फोन कान से लगाए लगाए अपने अपार्टमेंट में चारों तरफ देखा। फर्श पर पड़ा गद्दा, छत पर पानी के पुराने निशान, सिर्फ 600 स्क्वायर फुट की जगह, न पढ़ने की कोई टेबल, न अलमारी, न ऐसी कोई चीज जहां एक लड़की आराम से रह सके। खिड़कियां तक ठीक से बंद नहीं होती थीं। और फिर उसे अपनी बेटी को सच बताना पड़ा। कस्टडी केस का वकील, 5 से 10 हजार डॉलर, बड़ा अपार्टमेंट लेने के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट, पहले और आखिरी महीने का किराया, कम से कम 6,000 डॉलर और चाहिए थे। और सबसे बड़ी बात, जज को यह साबित करना पड़ता कि वो अपनी बेटी को संभाल सकता है। लेकिन 42,000 डॉलर की सैलरी और हर महीने सिर्फ 300 डॉलर की बचत के साथ वो कुछ भी साबित नहीं कर सकता था। फोन कटने के बाद कार्लोस पूरे 1 घंटे तक उसी गद्दे पर बैठा रहा, बिना हिले, बिना कुछ बोले। खाना तक अधूरा पड़ा रहा। जब पूरा सिस्टम ही आपको गरीब और मजबूर बनाए रखने के लिए बना हो, तो इंसान अपनी जिंदगी कैसे बदले? रात के 10:47 पर कार्लोस उठा। उसने सफाई के सामान के पीछे छिपी अपनी नोटबुक निकाली। उसमें तारीखें थीं, समय था, कंटेनर नंबर थे और एक पूरा पैटर्न था। अब उसे सब समझ आ चुका था। कार्टेल हर महीने बंदरगाह के रास्ते करोड़ों डॉलर की तस्करी कर रहा था। ड्रग्स अमेरिका लाई जाती थीं और नकदी वापस मैक्सिको भेजी जाती थी। अगीला एक्सपोर्ट्स के कंटेनर सिर्फ अमेरिका आ नहीं रहे थे, कुछ कंटेनर वापस भी जा रहे थे। उन पर लिखा होता रिसाइकिल्ड मेटल, पुराने ऑटो पार्ट्स, इंडस्ट्रियल स्क्रैप। लेकिन पैटर्न वही था, वही खास कर्मचारी, वही देर रात की प्रोसेसिंग, वही बिना सवाल की मंजूरी। फिर कार्लोस ने एक और चीज नोटिस की। मैक्सिको वापस जाने वाले कंटेनर बाकी कंटेनरों से थोड़े भारी होते थे। उनके सील नंबर बहुत ध्यान से चेक किए जाते थे और वो हमेशा गुरुवार की रात को निकलते थे, रात 1 बजे से 3 बजे के बीच। हर बार वही कंपनी उन्हें लेने आती थी, रेस फ्रेट सर्विसेज। ये कंटेनर पहले मेटायरी के एक गोदाम में ले जाए जाते थे जो सीमा से सिर्फ 15 मिनट दूर था। वहां कंटेनर 2 से 4 घंटे तक खड़े रहते, फिर मैक्सिको के लिए रवाना हो जाते। यहीं कार्लोस को पहली बार सिस्टम की कमजोरी दिखाई दी। पोर्ट से निकलने और गोदाम पहुंचने के बीच कंटेनर करीब 45 से 90 मिनट तक रेस के ट्रांसपोर्ट यार्ड में खड़े रहते थे। चारों तरफ बाड़ थी, लेकिन सिक्योरिटी बहुत मजबूत नहीं थी। रात में सिर्फ 2 या 3 कर्मचारी। जीपीएस अपडेट भी हर 5 मिनट में आता था। और सबसे बड़ी बात, वहां कोई मोशन सेंसर नहीं था। कार्लोस के हाथ कांप रहे थे। 40 साल तक नियम मानने के बाद भी वो गरीब था, मजबूर था और दुनिया के लिए लगभग ना के बराबर था। अब सवाल यह था, अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते? अपनी बेटी को तड़पते हुए देखते रहते या उसे बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते? शायद नियम तोड़ने का वक्त आ चुका था। अब आप बताइए, क्या एक आम मजदूर जलिस्को कार्टेल जैसे खतरनाक नेटवर्क को मात दे सकता है, या यह सिर्फ कुछ समय तक चलने वाली योजना है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो सब कुछ बदल देगा। मई 2019 से अगस्त 2020 तक पूरे 16 महीने कार्लोस ने जल्दबाजी में एक भी कदम नहीं उठाया। उसने 1 साल से ज्यादा समय सिर्फ देखने, समझने और हर छोटी चीज का हिसाब लगाने में बिताया। और सबसे बड़ा फैसला उसने शुरुआत में ही कर लिया था, वो ड्रग्स को हाथ नहीं लगाएगा।
क्योंकि वो जानता था ड्रग्स चुराने का मतलब होता सीधे मौत को बुलावा देना। कार्टेल उसे जिंदगी भर ढूंढता रहता, इसलिए उसने नकदी पर ध्यान दिया, इस धंधे के उस हिस्से पर जिसके बारे में लोग कम बात करते हैं। सिनालोआ और जलिस्को जैसे कार्टेल ड्रग्स बेचकर हर साल अरबों डॉलर कमाते थे और वो पैसा वापस मेक्सिको भेजा जाता था उन्हीं कंटेनर रूट्स से, बस उल्टी दिशा में। 2020 की वसंत ऋतु में कार्लोस ने 6 साल बाद पहली बार 3 हफ्ते की छुट्टी ली, लेकिन वो छुट्टी आराम करने के लिए नहीं थी। वो हर रात रेस के ट्रकों का पीछा करता रहा। आखिरकार वो उस गोदाम तक पहुंच गया, 4847 इनोवेशन वे। वहां सिर्फ एक गेट गार्ड था और अंदर 3 कर्मचारी, और यहीं पर कार्लोस का 11 साल का अनुभव उसके सबसे काम आया। उसे पता था कि कंटेनर की सील बिना निशान छोड़े कैसे तोड़ी जाती है और दोबारा वैसे ही कैसे लगाई जाती है। उसने ऑनलाइन वैसी ही हाई सिक्योरिटी सीलें मंगवाई। हर सील सिर्फ $8 की थी। फिर उसने अपने अपार्टमेंट में घंटों प्रैक्टिस की, जब तक वो 60 सेकंड से कम समय में सील बदलने में माहिर नहीं हो गया। $8 की सील, जिसकी वजह से लाखों डॉलर गायब हो सकते थे। 5 नवंबर 2020 रात के 2:15। कार्लोस ने अपनी गाड़ी रेस के यार्ड से 3 ब्लॉक दूर खड़ी की। गहरे रंग के कपड़े, हाथों में दस्ताने, टोपी इतनी नीचे कि चेहरा साफ दिखाई न दे। 3 रात पहले ही उसने बाड़ में एक छोटा सा छेद बना दिया था, जिसे उसने भूरे गत्ते से ढक रखा था। रात के 2:30 पर वो अंदर घुसा। कुछ सेकंड तक वो बस खड़ा रहा, सुनता हुआ। कोई अलार्म नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ दूर हाईवे की हल्की गूंज। कंटेनर के अंदर लकड़ी के बक्से रखे थे। ऊपर लिखा था रिकंडीशन्ड ऑटोमोटिव पार्ट्स। सामने वाले बक्से बिल्कुल सामान्य थे, लेकिन पीछे रखे बक्से अलग थे, ज्यादा भारी, पूरी तरह सील बंद। कार्लोस ने लोहे की क्रोबार से एक बक्सा खोला। अंदर $100 के नोटों की गड्डियां थीं, प्लास्टिक में लिपटी हुई, एक के ऊपर एक रखी हुई नकदी। उसने 20 गड्डियां उठाई, करीब $2 लाख। फिर उसने सब कुछ वैसा ही वापस सेट किया। बक्सा उन्हीं कीलों से बंद किया, प्लास्टिक दोबारा ठीक से लगाया, कंटेनर बंद किया और नई सील लगा दी, जिसका नंबर पुराने से मैच कर रहा था। कंटेनर के अंदर बिताया गया समय सिर्फ 8 मिनट, पूरे यार्ड में कुल समय 14 मिनट। रात के 2:45 तक कार्लोस वहां से निकल चुका था। कार्टेल को इस कमी का पता तुरंत नहीं चल सकता था। नकदी की असली गिनती मेक्सिको पहुंचने के बाद होती थी, तब तक बहुत देर हो चुकी होती। कार्लोस वेगा ने जलिस्को कार्टेल से $2 लाख चुरा लिए थे, बिना गोली चलाए, बिना किसी गवाह के, बिना कोई डिजिटल निशान छोड़े। अब सवाल बस इतना था, क्या वो यहीं रुक जाएगा या फिर लालच उसे दोबारा वापस खींच लाएगा? अगले 7 महीनों में कार्लोस ने 6 और कंटेनरों को निशाना बनाया। हर बार वही तरीका, वही अनुशासन। वो कभी भी कुल रकम का 15-20% से ज्यादा नहीं लेता था। 10 दिसंबर $1,80,000, 14 जनवरी $2,20,000, 18 फरवरी $1,90,000, 25 मार्च $2,10,000, 6 मई $2,30,000, 17 जून $2 लाख, 7 ऑपरेशन में कुल $14,30,000। उसने पैसे 5 अलग अलग जगहों पर छिपाए। नकली नाम से लिया गया स्टोरेज यूनिट, ट्रक में छुपा हुआ पैनल, रेगिस्तान में दबे वाटरप्रूफ कंटेनर, अलग अलग बैंक अकाउंट में छोटी रकम जमा और थोड़ी इमरजेंसी नकदी घर पर। लेकिन सबसे पहले उसने क्या किया? उसने अपनी बेटी की जिंदगी ठीक करनी शुरू की। हर महीने सोफिया की मां को $2,000, ब्रेसेस के लिए $4,000, स्कूल लैपटॉप के लिए $1,200, कस्टडी केस के वकील के लिए $5,000, मेडिकल कर्ज चुकाने के लिए $8,000, कार रिपेयर के लिए $2,500। और शायद यही वजह थी कि वो बचा रहा। उसने कोई नई कार नहीं खरीदी, कोई महंगा अपार्टमेंट नहीं लिया, कोई दिखावा नहीं किया। वही नौकरी, वही पुरानी जिंदगी, वही साधारण आदमी। बस फर्क इतना था, अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार कार्लोस सिर्फ जिंदा नहीं था, वो जीत रहा था, लेकिन वक्त बदलने वाला था। जुलाई 2021 में जलिस्को कार्टेल ने आखिरकार अंदर ही अंदर जांच शुरू कर दी। हिसाब लगाने पर पता चला कि न्यू ऑरलियंस से पिछले 7 महीनों में भेजी गई नकदी में
14 लाख डॉलर कम थे और इतनी बड़ी रकम गायब होना कोई छोटी बात नहीं थी। इसके बाद सब कुछ बदलने लगा। कंटेनरों पर अब डबल सील लगने लगी, नए जीपीएस ट्रैकर लगाए गए जिनमें मोशन सेंसर भी थे। रिकार्डो, मार्को और एडुआर्डो जैसे पुराने लोग हटा दिए गए, उनकी जगह नए चेहरे आ गए। बंदरगाह पर अब महंगे कपड़े पहने ऐसे लोग घूम रहे थे जो मजदूर बिल्कुल नहीं लगते थे। एक 50 साल का आदमी जिसकी आंखें बिल्कुल ठंडी थीं और जूते इतने महंगे कि दूर से ही अलग दिख रहे थे, वो एक दोपहर सेक्शन 7B में 3 घंटे तक बस खड़ा रहा। कुछ बोला नहीं, सिर्फ देखता रहा। रेस के यार्ड में कैमरे 3 गुना बढ़ गए, सिक्योरिटी भी। अब कंटेनर खुले में नहीं, बिल्डिंग के अंदर रखे जाने लगे। धीरे धीरे हर कमजोरी बंद की जा रही थी। कार्लोस समझ गया था कि अब उन्हें शक हो चुका है और शायद अब रुक जाने का समय आ गया है। आखिर 14 लाख डॉलर उसकी 30 साल की सैलरी से भी ज्यादा थे। अपनी बेटी की जिंदगी बदलने के लिए काफी, नया घर लेने के लिए काफी, अच्छा वकील रखने के लिए काफी। कोई भी समझदार इंसान यहीं रुक जाता। लेकिन 25 अक्टूबर 2021 को कार्लोस ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसके कदम रोक दिए। अगीला एक्सपोर्ट्स का एक कंटेनर, उसे 28 अक्टूबर को भेजा जाना था, लेकिन इस बार सिक्योरिटी अलग थी, कई बड़े अधिकारियों की मंजूरी। पोर्ट अथॉरिटी का एक बड़ा अफसर खुद सिक्योरिटी गार्डों से मिलने आया था। कार्लोस ने पुराने रिकॉर्ड देखे तो पता चला कि पिछले 11 सालों में इतनी कड़ी सिक्योरिटी सिर्फ 3 बार हुई थी और हर बार कंटेनर में $1 करोड़ से ज्यादा की रकम थी। कार्लोस समझ गया यह बहुत बड़ी खेप थी। गोदाम के अंदर घुसना अब नामुमकिन था। 4 गार्ड, 3 सीलें, हर सेकंड ट्रैक होने वाला जीपीएस। लेकिन बंदरगाह पर अभी भी एक छोटा सा मौका बचा हुआ था। प्रोसेस होने के बाद कंटेनर 3 से 4 घंटे डिपार्चर यार्ड में खड़ा रहता था। चारों तरफ सैकड़ों दूसरे कंटेनर होते थे और सबसे बड़ी बात, कार्लोस के पास अभी भी कर्मचारी वाला बैज था, मतलब वो बिना शक के अंदर जा सकता था। अगले 1 हफ्ते तक उसने हर चीज तैयार की। यूमा, एरिजोना में स्टोरेज यूनिट, फर्जी आईडी, प्रीपेड फोन, नकदी अलग अलग जगह शिफ्ट करना, इमरजेंसी बैग तैयार। यहां तक कि सोफिया के लिए एक चिट्ठी भी सेफ बॉक्स में रख दी और अपनी मां को बिना कुछ बताए ही खामोश अलविदा कह दिया। 28 अक्टूबर 2021 की रात 1 बजे के बाद उसने अपना बैज स्कैन किया और डिपार्चर यार्ड के अंदर चला गया। हाथ में टॉर्च थी, बगल में क्लिपबोर्ड और वो बिल्कुल किसी ओवरटाइम करने वाले कर्मचारी जैसा लग रहा था। रात के 1:27 पर वो स्लॉट A47 तक पहुंच गया। कंटेनर सफेद लाइट के नीचे खड़ा था, 3 सीलें लगी थीं और ऊपर नया जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ था। अगली सिक्योरिटी गश्त आने में अभी समय था। कार्लोस ने पहली सील साधारण कट्टर से काटी, 15 सेकंड, खट। दूसरी सील मोटे स्टील की थी, उसे काटने में थोड़ा ज्यादा समय लगा, खट। तीसरी सील सबसे खतरनाक थी, इलेक्ट्रॉनिक सील, उसे काटते ही सिस्टम अलर्ट भेज देता। लेकिन कार्लोस पहले से तैयार था। उसने सील को एल्यूमिनियम फॉयल में लपेट दिया ताकि कुछ मिनटों के लिए उसका सिग्नल रुक जाए। फिर उसने सील काट दी, खट। रात के 1:30 पर कंटेनर के दरवाजे खुल चुके थे। अंदर लकड़ी के बक्से, लोहे के ड्रम और मशीनें रखी थीं। ऊपर से सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन कार्लोस जानता था कि असली माल हमेशा पीछे छिपाया जाता है। वो अंदर चढ़ा और तेजी से बक्से हटाने लगा। पहले छिपे हुए हिस्से में उसे वैक्यूम पैक $100 के नोट मिले। उसने 4 पैकेट दरवाजे के पीछे रख दिए। दूसरे हिस्से में खोखले ड्रम के अंदर और पैसे थे। फिर तीसरे हिस्से में मशीन के अंदर छुपे गत्ते के डिब्बे मिले जो नोटों से भरे हुए थे। हर तरफ सिर्फ नकदी थी। तभी रात के 1:37 पर उसे आवाजें सुनाई दी। गार्ड। टॉर्च की रोशनी कंटेनर के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। अब उसके सामने सिर्फ 2 रास्ते थे, $5-6 मिलियन लेकर अभी भाग जाए या अंदर छिपकर गार्डों के जाने का इंतजार करे। कार्लोस धीरे से एक बड़े बक्से के पीछे जाकर बैठ गया और बिल्कुल स्थिर हो गया। रात के 1:38 पर 2 गार्ड उस कंटेनर के पास से गुजरे। दोनों आपस में फुटबॉल मैच की बातें कर रहे थे। तभी उनकी टॉर्च की रोशनी खुले हुए दरवाजों पर पड़ी। एक गार्ड अचानक रुक गया। उसने भौहें सिकोड़कर कहा, यह कंटेनर खुला क्यों है? दूसरे ने क्लिपबोर्ड देखा। स्लॉट A47, सील बंद होना चाहिए,
सुबह 3 बजे पिकअप है। अगले ही पल दोनों अंदर आ गए। कार्लोस तुरंत पीछे की दीवार से सटकर बैठ गया। बड़े बड़े बक्सों के पीछे सांस तक रोक ली। पहला गार्ड धीरे धीरे टॉर्च घुमाता हुआ अंदर बढ़ा। रोशनी की तेज लाइन कार्लोस के चेहरे से बस 6 इंच दूर से गुजरी। सिर्फ 6 इंच। जिंदगी और मौत के बीच बस इतना ही फासला बचा था। कुछ सेकंड तक दोनों चुप रहे। फिर पहला गार्ड बोला, शायद लोडिंग के वक्त खुला रह गया होगा, कभी कभी हो जाता है। दूसरे ने बिना ज्यादा सोचे कहा, ठीक है, बंद कर दो। अगले ही पल बाहर से दरवाजे बंद हो गए। खटाक। रात के 1:40। चारों तरफ घुप अंधेरा था। कार्लोस अब जलिस्को कार्टेल के पैसों से भरे कंटेनर के अंदर बंद था। रेस ट्रांसपोर्ट आने में अभी 80 मिनट बाकी थे। और सबसे बुरी बात, दरवाजे सिर्फ बाहर से खुल सकते थे। अब उसके सामने 3 रास्ते थे। पहला, यहीं छिपा रहे और कंटेनर के साथ सीधे कार्टेल के इलाके तक पहुंच जाए। दूसरा, 911 पर कॉल करे और सब सच बता दे, या फिर कोई तीसरा रास्ता ढूंढे। कार्लोस ने टॉर्च जलाई और चारों तरफ नजर दौड़ाई। तभी उसकी नजर ऊपर गई। कंटेनर के ऊपरी कोने में एक बड़ा वेंट पैनल लगा था। यह कोई साधारण कंटेनर नहीं था। यह केमिकल सामान ढोने वाला कंटेनर था, जिनमें इमरजेंसी वेंट लगाए जाते हैं ताकि अंदर दबाव न बढ़े। पैनल इतना बड़ा था कि कोई दुबला पतला आदमी सिकुड़ कर निकल सकता था। लेकिन उससे पहले कार्लोस ने एक और चीज देखी। नकदी के बक्सों के बीच एक छोटा लोहे का बॉक्स रखा था। उसने उसे खोला। अंदर सोने की ईंटें थीं, चमकती हुई, भारी। हर ईंट करीब 1 किलो की। कार्टेल सिर्फ नकदी नहीं छिपाता था, वो सोने में भी पैसा बदल कर रखता था, क्योंकि सोना ट्रैक करना मुश्किल होता है, पिघलाना आसान और सीमा पार ले जाना भी आसान। कार्लोस ने तेजी से हिसाब लगाया। 10 किलो सोना मतलब करीब $6 लाख, और साथ में नकदी $100 के नोटों के 20 बंडल, करीब $20 लाख। कुल मिलाकर $26 लाख। वजन करीब 30 किलो। लेकिन कार्लोस कोई साधारण आदमी नहीं था। उसने 11 साल तक रोज भारी कंटेनरों के बीच काम किया था। 30 किलो उसके लिए नामुमकिन नहीं था। उसने अपना बैग खोला, पहले सोने की ईंटें डालीं, फिर नकदी के बंडल। बैग कसकर बंद किया। अब सिर्फ बाहर निकलना बाकी था। वो धीरे धीरे बक्सों को एक दूसरे के ऊपर जमाने लगा, पूरी कोशिश की एक भी आवाज ना हो। ऊपर चढ़कर उसने वेंट पैनल के किनारों को हाथ से टटोला। 4 बोल्ट। उसने जेब से स्क्रू ड्राइवर निकाला और धीरे धीरे उन्हें खोलना शुरू किया। 1 बोल्ट, 2, 3, 4। हर सेकंड ऐसा लग रहा था जैसे बाहर किसी के कदमों की आवाज आने वाली हो। करीब 4 मिनट बाद पैनल आखिर हिल गया और फिर खुल गया। बाहर रात का अंधेरा था। यार्ड की सफेद लाइट दूर चमक रही थी। नीचे जमीन दिख रही थी, करीब 3.5 मीटर नीचे। कार्लोस ने पहले बैग बाहर सरकाया धीरे से, फिर खुद उस छोटे से पैनल में घुसना शुरू किया। पहले कंधे निकले, लेकिन पैनल का लोहे का किनारा बहुत तेज था। जैसे ही उसका शरीर बाहर सरका, उस किनारे ने उसकी पीठ को बुरी तरह रगड़ दिया। कमीज फट गई, चमड़ी छिल गई। कार्लोस ने दांत भींच लिए, एक आवाज तक नहीं निकाली। फिर सीना बाहर आया, फिर कमर, वही तेज किनारा, वही जलन, इस बार और ज्यादा गहरी। उसे महसूस हुआ कि पीठ पर कुछ गर्म बह रहा है, खून। लेकिन अब रुकने का कोई मतलब नहीं था। उसने पैर बाहर निकाले, दोनों हाथ कंटेनर की दीवार पर टिकाए। वो धीरे धीरे नीचे सरकने लगा। करीब आधा रास्ता तय हुआ था कि उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। धम, वो सीधा जमीन पर आ गिरा। एड़ी में तेज झटका लगा, घुटना जमीन से टकराया। एक पल के लिए आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो 5 सेकंड तक वहीं बैठा रहा। पीठ जल रही थी, हथेलियां छिल चुकी थीं, घुटने, पीठ और कमर से हल्का खून निकल रहा था, लेकिन हड्डी नहीं टूटी थी। दर्द भयानक था, और सबसे जरूरी बात, वो कंटेनर के बाहर था। उसने अपनी फटी कमीज से हथेलियां पोंछी, बैग कंधे पर डाला। 30 किलो वजन, छिली हुई पीठ, कांपते पैर। लेकिन कार्लोस रुका नहीं। वो बाड़ की तरफ दौड़ा, उसी छेद से बाहर निकला जो उसने पहले से बना रखा था। 3 ब्लॉक दूर उसकी गाड़ी खड़ी थी। उसने दरवाजा खोला, अंदर बैठा और बैग पीछे फेंक दिया। फिर पहली बार उसने लंबी सांस ली। उसके हाथ कांप रहे थे, पीठ अब भी जल रही थी, लेकिन वो बच चुका था, आजाद।
उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बाद में जब उसने यूमा वाले स्टोरेज यूनिट में सब गिना तो रकम थी 10 किलो सोना और $20 लाख नकदी, कुल मिलाकर $26 लाख। और जब पहली 7 चोरियों के $14,30,000 भी इसमें जोड़ दिए गए तो कुल रकम $40 लाख से ऊपर पहुंच चुकी थी। भारतीय पैसों में कहें तो लगभग 33 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। 33 करोड़। एक साधारण बंदरगाह मजदूर, न कोई गैंग न कोई साथी, सिर्फ एक आदमी जिसने जलिस्को कार्टेल जैसे खतरनाक संगठन से यह सब छीन लिया, वो भी बिना एक गोली चलाए। अगले 36 घंटों तक कार्लोस एक पल के लिए भी नहीं रुका। उसने यूमा वाली स्टोरेज यूनिट तक पहुंचकर सारी नकदी और सोने की ईंटें अंदर रखीं, यूनिट बंद की, चाबी एक लिफाफे में डालकर उस प्रीपेड पोस्ट बॉक्स में छोड़ दी जिसे उसने महीनों पहले किराए पर लिया था। फिर फर्जी पहचान पत्र का इस्तेमाल करके फीनिक्स में एक प्राइवेट सेलर से पुरानी फोर्ड ट्रक खरीदी, वो भी नकद में। उसकी पुरानी होंडा सिविक अब एक पार्किंग लॉट में अकेली खड़ी थी, धूल जमा करती हुई। उसके बाद उसने सिर्फ एक फोन कॉल की, सोफिया को। वही अकेली इंसान थी जिसे उसने कुछ बताया। उधर से आवाज आई, पापा आप कहां हो? कार्लोस कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बस इतना बोला, मैं ठीक हूं, तुम ठीक हो, बस इतना काफी है। और उसने फोन काट दिया। उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उधर न्यू ऑरलियंस में सब कुछ बिखर चुका था। 28 अक्टूबर की सुबह जब रेस का ड्राइवर स्लॉट A47 तक पहुंचा तो उसने तुरंत समझ लिया कि कुछ गड़बड़ है। कंटेनर का वेंट पैनल गायब था, अंदर के थैले बिखरे पड़े थे, एक सोने का बक्सा गायब था और एक कोने में सिर्फ एक चीज छूटी हुई थी, $8 वाली ईबे सील। उसी दिन कार्टेल के लोग बंदरगाह पर पहुंच गए। कर्मचारियों से पूछताछ हुई, कैमरे खंगाले गए, रिकॉर्ड चेक किए गए और बार बार एक ही नाम सामने आया, कार्लोस वेगा। लेकिन जब वो उसके अपार्टमेंट पहुंचे तो वहां कुछ नहीं था, कमरा खाली, होंडा सिविक पार्किंग में छोड़ी हुई, फोन बंद, बैंक अकाउंट महीनों से इस्तेमाल नहीं हुआ था। कार्लोस वेगा जैसे हवा में गायब हो गया था। जलिस्को कार्टेल ने उसे ढूंढने में कोई कमी नहीं छोड़ी। पूरे अमेरिका में उनका नेटवर्क एक्टिव हो गया। बस अड्डे, एयरपोर्ट, बॉर्डर चेक पोस्ट, हर जगह उसकी तलाश हुई। लेकिन एक आदमी जो 11 साल तक सबकी नजरों के सामने रहकर भी सीधा साधा बना रहा हो, वो दोबारा गायब होना भी जानता था। कार्टेल की नजर में वो हमेशा एक मामूली मजदूर था, इतना साधारण कि कोई उसे ध्यान से देखता ही नहीं था। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। FBI ने भी बाद में जांच शुरू की, लेकिन सच ये था कि कार्टेल का पैसा चोरी होना किसी की पहली प्राथमिकता नहीं था। महीने बीत गए, फिर साल, लेकिन कार्लोस वेगा का कोई सुराग कभी नहीं मिला। पहली 7 चोरियों के $14,30,000 और आखिरी रात के $26 लाख मिलाकर कुल रकम पहुंच चुकी थी $40 लाख से ऊपर। भारतीय रुपयों में कहें तो 33 करोड़ से भी ज्यादा। 33 करोड़ रुपए एक बंदरगाह मजदूर ने अकेले, बिना एक गोली चलाए, और यह सब उस आदमी ने किया था जिसके पास कभी सिर्फ एक टूटी हुई होंडा सिविक थी, एक 600 स्क्वायर फुट का कमरा और एक बेटी जिसे उसकी जरूरत थी। कुछ लोग कहते हैं कि वो मेक्सिको बॉर्डर पार कर गया, कुछ का मानना है कि वो कनाडा में है, और कुछ लोग सोचते हैं कि वो आज भी अमेरिका के किसी छोटे शहर में किसी नए नाम के साथ बिल्कुल साधारण जिंदगी जी रहा है। लेकिन एक बात पक्की है, सोफिया के नाम एक सेफ बॉक्स में एक चिट्ठी छोड़ी गई थी। उस चिट्ठी में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, बेटा जब दुनिया तुम्हें अदृश्य समझे तो उसी अदृश्यता को अपनी ताकत बना लो। और उसके साथ थी यूमा वाली स्टोरेज यूनिट की चाबी। वो चाबी कभी सोफिया तक पहुंची या नहीं, ये आज तक कोई नहीं जानता। लेकिन कार्लोस वेगा की कहानी एक बात जरूर सिखाती है, दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं होता जिसके हाथ में सबसे बड़ी बंदूक हो। सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा हो और पाने के लिए पूरी दुनिया। कार्लोस वेगा, अगर तुम कहीं यह सुन रहे हो तो जान लो, इस दुनिया में लाखों लोग आज भी तुम्हारी कहानी को सलाम करते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में बताइए कहानी कैसी लगी, और अगर आप कार्लोस की जगह होते तो क्या करते, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इस कहानी के अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।